नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉमन इंटेंशन। 34 से 38 तक इंडियन पिनल कोड में ये है और हम इसको डिस्कस करेंगे आज। इस टॉपिक को रखने का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि अगर कोई ऑफेंस एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है कि उसने कौन कौन से क्राइम किए हैं और उसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए अकॉर्डिंगली। लेकिन जहां पर कोई ऑफेंस एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है वहां पर जज करना मुश्किल है कि उनमें से कौन कौन ने कितना ऑफेंस किया है, कौन सा एक्ट किया है, किसने कौन सा ऑफेंस किया है और किसको कितना पनिशमेंट दिया जाए। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए ये प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है कि जहाँ पर मोर देन वन पर्सन कोई एक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी ऑफेंस हुए हैं उन सब के लिए सभी दोषी माने जाएंगे। भले ही उसमें से किसी ने बहुत छोटा कार्य किया हो, किसी ने बहुत बड़ा कार्य किया हो, किसी ने केवल सहायता दी हो, एक्चुअल ऑफेंस नहीं किया हो, तो तमाम चीजें हैं। तो इसीलिए कॉमन इंटेंशन के प्रोविजंस यहाँ पे 34 पे 38 तक रखे गए हैं। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। 34 में एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात कही गई है। 35 में कहा गया कि व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। तो जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉलेज और इंटेंशन उसका एक आवश्यक तत्व है, एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और उसके बाद वो ऑफेंस उसी नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया जाता है, तब क्या होगा। उसके बाद 36 बोल रहा है कि इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन। तो कोई एक ऑफेंस है जो कि पार्टली जो है एक्ट के थ्रू और पार्टली ओमिशन के थ्रू किया जाता है, तो क्या उसमें ऑफेंस मिलेगा। 37 है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूइंग एन ऑफेंस। तो यहाँ हम 37 भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि एक से ज्यादा कार्य करने के बाद जो है वो ऑफेंस होता है और उसमें से कोई एक कार्य किसी अन्य ने किया है और उसके माध्यम से वो सहायता कर रहा है एक्चुअल पर्सन का, तो उसके क्या परिणाम होंगे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्सन के, दैट पर्सन हु वाज डूइंग सच एक्ट बाय। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। 38 में बोल रहा है कि पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। तो यहाँ पर कि कॉमन इंटेंशन नहीं है और ऑफेंस एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, 2 या 4 5 6 7 8 9 10 है जो भी हैं, तो उसमें से सब अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग ऑफेंस से दोषी हो सकेंगे क्योंकि उनमें कॉमन इंटेंशन नहीं था। 38 जो है 34 का एकदम ठीक उल्टा है। तो हम स्टार्ट करते हैं 34 पे। 34 का जो हेडिंग है वो देखें हम, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी दैट मींस व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। तो बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑफेंस है जो कि एक से अधिक पर्सन यानी सेवरल पर्सन यानी कि एक से अधिक पर्सन द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, उनका एक कॉमन इंटेंशन है, उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, उसी के अग्रसारण में वो क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है। तो होगा क्या, होगा ये कि उसमें से जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं जिसके पास कॉमन इंटेंशन सेम है, तो वो सभी ऐसे दोषी होंगे मानो उसने वो एक्ट को अकेले किया हो, भले ही उसने एक्ट में बहुत छोटा कार्य किया हो, बड़ा कार्य किया हो, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन सब एक समान दोषी होंगे। 34 का यही लॉजिक है। तो इसका हम देखते हैं आगे इंग्रेडिएंट। इसमें कहा गया है, हमने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज दैट एनी क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन। सेकेंड इज सच क्रिमिनल एक्ट is committed by more than one person. Such persons must have the common intention. Such a criminal act is done in the furtherance of the common intention of all, and such common intention should be the consequences of prior meeting of mind, and an active partnership is necessary between all the alleged accused of the offense, and attendance at the crime scene is necessary when the crime takes place and but not in every case। तब अगर ये सेवन इंग्रेडिएंट आपके पास उपलब्ध हैं तब हम कह सकते हैं कि ईच ऑफ पर्सन विल बी अंडर द सेम लायबिलिटी फॉर दैट एक्ट एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो जहां पर ये सातों आवश्यक तत्व एक साथ मिल जाते हैं तब हम यह कह सकते हैं कि जितने भी पर्सन उसमें कॉमन इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व थे वो सभी उसी तरह दोषी हैं मानो उन्होंने उस एक्ट को अकेले किया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन हम इंग्रेडिएंट को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहली बात है कि सम क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन, यानी कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तो क्रिमिनल और एक्ट दो टर्म्स यहाँ पे आए हैं। तो एक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 33 में और ऑफेंस को 40 में डिफाइन किया गया है। तो दोनों ये चीजें होनी चाहिए। तो एक्ट में हमें पता है कि ओमिशन भी पता है, ओमिशन भी आता है एक्ट में, और उसमें सीरीज ऑफ एक्ट भी आता है। तो 32 एंड 33 जब आप एक साथ लेंगे तब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्ट क्या है। ऑफेंस के बारे में 40 में डिफाइन किया गया है, तो वो क्रिमिनल है, जितनी भी चीजें हैं ऑफेंस है। और उसके बाद इस पे दो केसेस हैं, लल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 एंड नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011। दो इंपॉर्टेंट केस हैं। तो क्रिमिनल केस यदि कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हो रहा है तो 34 लागू नहीं होगा। क्रिमिनल एक्ट होगा और वो क्रिमिनल एक्ट जो है मोर देन वन पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कि सच क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड बाई मोर देन वन पर्सन। तो जहां पर देयर मस्ट बी एट लिस्ट टू पर्सन, तो दो पर्सन कम से कम होने चाहिए। यदि एक पर्सन 34 अप्लाई नहीं होगा। और जो हमारा नेक्स्ट इसमें है कि पनिशमेंट ऑफ वन पर्सन एंड एक्विटल ऑफ अनदर, इस पे तीन केसेस हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर अगर आपने 34 लगा दिया है, टू आर मोर पर्सन वहां पे प्रोसिक्यूटेड है, उन पे चार्ज फ्रेम किया गया है, और वहां पे सभी जितने थे उसमें से सभी एक्विट हो गए हैं, केवल एक व्यक्ति बचता है जिस पर संदेह है कि इसने अफेंस किया होगा, तो 34 वहां पे आप नहीं लगा सकते। तो सपोज दैट वहां पे एक मर्डर हुआ है ए का और चार्ज लगा है बी सी डी ई पर, तो बाकी सभी जो है एक्विट हो गए हैं, केवल बी बचता है अकेला। तो बी पर आप 34 नहीं लगा सकते। फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि बी ने कौन सा एक्ट किया है और उसी एक्ट के लिए ही बी पनिश होगा। अब फिर वो मर्डर के लिए पनिश नहीं होगा। यदि आप प्रूफ करते हो कि मर्डर बी के द्वारा ही किया गया है तभी बी पनिशेबल है। अदरवाइज उसमें जितना भी प्रूफ करोगे उतना ही वो पनिशेबल होगा, अदरवाइज वो एक्विट हो जाएगा वो भी। तो 34 के लिए हमेशा जो है दो पर्सन होना आवश्यक है, टू पर्सन नहीं है तो आप चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। लेकिन सपोज दैट यदि हम उल्टा थोड़ा बोले कि यदि सपोज दैट दो व्यक्ति या चार व्यक्ति थे, ये हो गया प्रूफ की घटना जो है चार व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, बाकी तीन लापता हो गए, तीन नहीं मिल रहे, केवल एक ही गिरफ्तार हुआ है, एक ही अरेस्ट हुआ है। तो वहां पर उस एक को 34 के तहत पनिशमेंट कर सकते हैं, 302/34 कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि चार पर्सन थे, उनमें कॉमन इंटेंशन था, अरेस्ट नहीं हुए हैं, केवल एक ही अरेस्ट हुआ है। तो उस एक को जो है आप 34 के तहत पनिश कर सकते हैं। तो कृष्णा वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट है, मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, और वाई वेंकैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2009 का केस है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी केस हैं, बुक से जो है आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस बहुत पूछे जाते हैं 34 में। थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है सच पर्सन्स मस्ट हैव द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन क्या है? वो ये है कि दोनों लोगों का जो है एक ही इंटेंशन होना चाहिए। यदि दो लोग किसी इंसिडेंट में, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो दोनों का एक ही इंटेंशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों का एक ही इंटेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉमन इंटेंशन नहीं आएगा और 34 अप्लाई नहीं होगा। तो दो चीजें आती हैं, सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन। तो सेम इंटेंशन वो है जिसमें कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, और कॉमन इंटेंशन वो है जिसमें कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है। बस यही अंतर है सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट होगा इंग्रेडिएंट वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो कॉमन इंटेंशन क्या है वो जब हम देखेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर शायद सेंस लिखा गया है, तो कॉमन इंटेंशन है दैट इज दी। तो इसका मतलब यही है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए वही कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। तो दोनों लोग का एक टारगेट, एक एम होना आवश्यक है। सेम इंटेंशन जो है केसेस इस पे दो हैं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का है और रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का 1953 का केस है। इसमें यही है कि जब तक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का कॉमन इंटेंशन है। अब मान लीजिए आप जो है कि ए जो है बी को पीट रहा है, उधर से सी भी आ गया, वो भी बी को पीटने लगा है। दोनों का एक ही सपोज दोनों का एक ही इंटेंशन है कि जो बी था वो किसी पे अटैक कर रहा था, उस अटैक को बचाना है, लेकिन दोनों ने कभी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड दोनों का नहीं हुआ है, तो दोनों का सेम इंटेंशन हो सकता है लेकिन दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकता। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस इस पे बहुत लीडिंग केस है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है
पर अटैक किया गया था, लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था वो दो व्यक्ति अलग अलग साइड से आए थे, अलग अलग दिशा से आए थे और उन्होंने उसको अटैक किया था। हालांकि दोनों का इंटेंशन यही था कि विक्टिम को बचाना था किसी को, लेकिन बातें यही थी कि दोनों में जो है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ था। तो सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में बस सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का कॉन्सिक्वेंसेस जो है कॉमन इंटेंशन है, और सेम इंटेंशन जो है वो तो ऑटोमेटिकली जो है एक ही ऑब्जेक्ट से हो जाता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन पे हमारा जो केस है वो है पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 का है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो मेन चीजें हैं वो है यहाँ पर सच अ क्रिमिनल एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। यदि वो एक्ट कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में नहीं है तो वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा, जिसने वो एक्ट किया है वही दोषी होगा। ए बी और सी हैं, इनके इनके में जो है एक राय बनती है, एक ओपिनियन बनती है कि चलो हम जेट को मारेंगे, वो अपने घर पर है। तो ए बी सी और दोनों तीनों जाते हैं, जेट को मारते हैं, वहीं ए जो है चोरी कर लेता है। तो चूंकि वो चोरी जो है दिस इज नॉट द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, तो उस चोरी के लिए जिसने चोरी की है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है। अदरवाइज तो मारने के लिए ए बी सी तीनों जो है एक समान जिम्मेदार होंगे। मानो कि तीनों में से किसी एक ने जो है उसको अकेले मारा हो तो तीनों एक साथ जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर सपोज दैट अगर ए बी और सी का ये इंटेंशन है कि चलेंगे हम जो है जेट को ग्रीवियस हर्ट कॉज करेंगे, और ए बी सी जाते हैं जेट को ग्रीवियस कॉज कर देते हैं, जहां पे बी और सी खड़े रहते हैं और केवल ए मारता है जेट को। तो वहां पे जेट को मारता है तो जेट की मृत्यु हो जाती है, तो वो मर्डर हो जाता है। क्योंकि ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं कि मर्डर हो सकता है, इसलिए तो वो एक्ट और उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के लिए जो है ए बी सी जिम्मेदार होंगे, मानो कि उन्होंने जो है वो एक्ट अकेले किया हो। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारा है रामथाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जय भगवान वर्सेस हरियाणा स्टेट, और बंगाली मंडल अक्का बंगाली मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2010 का केस है। तो इसको आप देख लीजिएगा बुक से। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा है सच कॉमन इंटेंशन शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। यदि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है तो जो भी चीजें निकलेंगी, भले ही वो सिमिलर आइडियाज क्यों ना हो, वो सेम इंटेंशन होगा, कॉमन इंटेंशन कभी नहीं होगा। मतलब इसका मतलब है कि योजना का बनना बहुत आवश्यक है। दो लोग मिलकर के योजना बनाएं। तो ये चीजों को जो रिकॉग्नाइज किया गया वो है नंदू रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पारस राजा माणिक्यराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद का केस है। आगे का जो चीजें हैं वो है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड मस्ट बी बिफोर द क्राइम। तो क्राइम जब हो रहा है उस क्राइम के पहले योजना बननी आवश्यक है। यदि योजना नहीं बनती है तो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे सेम इंटेंशन के लिए, कॉमन इंटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो जो भी योजना बनेगी, जो भी प्लानिंग बनेगा, वो घटना के पहले होना चाहिए। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है, बहुत लीडिंग केस है और प्री में बहुत बार पूछा गया है, 1995 का केस है। लेकिन एक केस और आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना स्थल पर भी वो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बन सकता है। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड मे बी एट द कमीशन ऑफ क्राइम। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आवश्यक नहीं कि पहले से ही खूब प्लानिंग करके ही एक्यूज ने किसी घटना को अंजाम दिया हो। वो घटना स्थल पर आए, आंखों में आंखें मिली, प्लानिंग बन गई, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो गया और उन्होंने उसको अंजाम दे दिया है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे उनका कॉमन इंटेंशन था। तो एम ए अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1991 का केस है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो दोनों को हमने एक साथ लिया है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो एन एक्टिव पार्टनरशिप इज नेसेसरी बिटवीन ऑल द अलीज्ड एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस एंड प्रेजेंस एट द क्राइम सीन इज नेसेसरी व्हेन द क्राइम टेक प्लेस बट नॉट इन एवरी केस। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि घटना स्थल पर एक्यूज्ड का होना आवश्यक है। तो दो या दो से अधिक एक्यूज्ड हैं तो उनकी घटना स्थल पर उपस्थिति आवश्यक होगी, तभी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना आवश्यक है। कॉमन इंटेंशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अगर उसमें से कोई किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है
तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जो है कॉमन इंटेंशन था, और 34 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। 34 और 149 में सबसे बड़ा अंतर यही है कि 149 में जहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कही गई है, वहाँ पे इनएक्टिव पार्टिसिपेशन भी सफिशियंट है, बट 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। तो इसी के लिए जो है 7th पॉइंट हमारा है कि प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट द क्राइम सीन मस्ट बी नेसेसरी। तो लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई है, घटना स्थल पर साथ रह करके जहां व्यक्ति सहायता कर सकता है, अब घटना स्थल से बहुत दूर रह करके भी अपराध में सहायता कर सकता है। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हुआ है, फोन लेकर के अन्य अपने साथियों को बताएगा कि तुम लोग घटना को अंजाम दो, पुलिस यहाँ से ज्यों जाएगी तो मैं फोन कर दूंगा। तो वहां पर भी जो है वो घटना में सक्रिय साझेदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका चल रहा है। तो घटनास्थल पे अब उपस्थिति आवश्यक नहीं है, व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में रह करके सक्रिय सहायता, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे जो केस आया था कि फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, वो था श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। लेकिन उसके बाद जो केस आए, फिजिकल प्रेजेंस नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस, स्पेशली अगेंस्ट प्रॉपर्टी, JM देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्योंकि अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी में फोर्जरी होती है, काउंटरफिटिंग होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो वहां पे कोई आवश्यक नहीं कि घटनास्थल पे जो है व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक ही हो। फिर उसके बाद जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी थ्रू फिजिकल प्रेजेंस। तो यहाँ पे कृष्णा वर्सेस स्टेट में 2003 में कहा गया कि अब जो है फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू जो है कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति वहां पे उपस्थित हो, तभी हम कहेंगे कि जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन में था। व्यक्ति अब दूर रह करके भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चीजें यहाँ पर ये हो गई हैं। तो उसके बाद जो है कुछ अदर केसेस हमारे पास है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग कॉमन इंटेंशन लाइज ऑन दी प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति थे और उनमें कॉमन इंटेंशन था, और कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही उन्होंने ऑफेंस किया था। इतनी बातें प्रूव करने का जो है बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा। उसके बाद जो है डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन पर्पस जो है यहाँ पे कहा गया है, यानी सेम बोल सकते हैं कि सेम इंटेंशन भी बोल सकते हैं हम। तो नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, छत्तरमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दो केस हैं। उसके बाद इम्प्लाइड लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34, ये कहा गया वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद 35 की हम बात करते हैं। 35 को हम देखते हैं तो कहा गया है कि when such an act is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or intention, यानी कोई एक्ट इसलिए क्रिमिनल है कि वो क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जाता है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा क्राइम है जिसमें नॉलेज या इंटेंशन एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यदि करने वाले का जो रॉन्ग डूअर है उसके पास क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तब वो एक्ट उसका ऑफेंस नहीं होगा। 35 उसी के बारे में कह रहा है। तो whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। अब इसमें 35 वहां पर बहुत इफेक्टिव होगा जहां पर दो या अधिक व्यक्ति थे, बट उनमें एक ऐसा पर्सन था जिसके पास क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन नहीं था, जो इनोसेंट था, जो घटना के बारे में नहीं जानता था, वो गुड फेथ में काम कर रहा था, तो वो उसमें से बच जाएगा। बाकी अन्य लोग जिनके पास क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन थे वो दोषी होंगे। जैसे कि A, B और C था, इन्होंने एक प्लान बनाई, एक योजना बनाई कि चल करके हम जो है जेट के घर में से कुछ सामान निकालेंगे। तो उन्होंने डी को भी शामिल कर लिया और डी से उन्होंने ये कहते हुए शामिल कर लिया कि वो हमारा ही सामान है। तो अब चूंकि जेट के घर में से सामान निकालने का कॉमन इंटेंशन A, B, C और D तीनों के पास था, लेकिन A, B और C के पास क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन था, बट D इनोसेंट था, D के पास वो नॉलेज या इंटेंशन नहीं था। वो सोचा था कि ये सामान जो है A, B और C का ही है, तो वो भी हेल्प करता है। प्लानिंग सेम है इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो जेड उसके लिए दोषी नहीं होगा क्योंकि वो नहीं जानता था, उसके पास वो क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन नहीं था, बाकी A, B, C के पास नॉलेज था। तो भले ही कॉमन इंटेंशन सभी का था, चारों का था,
लेकिन चूंकि डी के पास वो नॉलेज या इंटेंशन नहीं था और थेफ्ट के लिए जो है पता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना आवश्यक है, तो वहां पर डी बच जाएगा, बाकी ए बी सी तीनों उसके लिए दोषी होंगे। तो तीनों पर जो है 379/34 लग जाएगा, बट डी पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है, एन एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, सच एक्ट इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट विथ सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विथ दैट नॉलेज और इंटेंशन। तो दैट पर्सन मस्ट बी इन्वॉल्व इन दैट एक्ट विथ सच नॉलेज और इंटेंशन, दैट मीन्स विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। तो यदि उसका क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 36 की बात करते हैं हम यहाँ पर, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो जहाँ पर कॉमन इंटेंशन था लोगों के पास, या एक पर्सन था कोई, वो उसके उस पर भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 36 जो है उसने कुछ परफॉर्म किया है, कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो कहा गया कि वेयर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। तो हमने डेफिनेशन देखी थी जो है एक्ट की, एक्ट में एक्ट और ओमिशन दोनों शामिल है, और 33 बोल रहा है कि एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन शामिल है। तो जहां पर कोई एक्ट जो है आधा वो एक्ट कार्य करके और आधा एक्ट लोप करके यानी ओमिशन करके किया जाता है, तो वो एक्ट और ओमिशन एक ही एक्ट माना जाएगा और उसके लिए वो दोषी होगा। चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति करे, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन करें, वो सब उसके लिए दोषी माने जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात नहीं कही गई है, तो ये यहाँ पर एक पर्सन पे भी अप्लाई होता है 36। तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो देखो आप, कहा गया है कि वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट इज एन ऑफेंस। तो यहाँ पे कोई कार्य किया गया है, वो कार्य जो है एक ऑफेंस है। और कहा गया कि और एन अटेम्प्ट टू कॉज सर्टेन इफेक्ट इज एन ऑफेंस, यानी कि वो अटेम्प्ट किया है, उसने जो है फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया है, फिर भी उसने कुछ ऑफेंस किया है, अटेम्प्ट किया है, और वो अटेम्प्ट उसका अमाउंट टू ऑफेंस है। तब कहा गया है कि सच इफेक्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन। तो वहां पे वो एक्ट जो है, चाहे वो एक्ट के थ्रू किया गया हो या एक ओमिशन के थ्रू किया गया हो, और इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। तो वो जो है, जो परिणाम निकले, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, जो इफेक्ट निकले हैं, जो ऑफेंस है, वो पार्टली जो है एक्ट के थ्रू और पार्टली उसको जो है ओमिशन के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पर वो कंप्लीट मिला करके एक एक्ट माना जाएगा और वो व्यक्ति दोषी होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ पे ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ partly by illegal omitting to give Jet food and partly by beating Jet, A has committed murder। तो भले ही जब उसने खाना देने का लोभ किया है, omitting to give Jet food है, तो जहाँ पर उसने खाना देने का ओमिशन किया है, तो उसी केवल उसी एक कार्य से जो है वो मरता नहीं जो है। अगर कुछ दिन उसने खाना नहीं दिया है, टाइमली उसको भोजन नहीं दिया है, तो उसकी डेथ नहीं होती जब तक कि उसको पीटा नहीं जाता। और दूसरी बात कहें, उसको जिस लेवल तक पीटा गया है, वो केवल उसी पिटाई से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन जो है चूंकि उतना कमजोर हो चुका था कि हल्का सा पिटाई में ही वो मर गया है, तो यहाँ पर ये प्रोविजंस लागू होंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं जब मर्डर की बात आती है तो उसमें कौन सा वीपन यूज किया गया है और कितना अटैक हुआ है, कितना क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है, दैट इज द मैटर टू डिसाइड दी कल्पेबल होमिसाइड और द मर्डर। तो कह सकता है व्यक्ति कि मैंने बहुत हल्का सा प्रहार किया था, तो दैट मे बी अमाउंट टू हर्ट और द प्रीवियस हर्ट, तो वो चीज काउंट नहीं होगी, वो पूरा का पूरा एक ही एक्ट माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत कमजोर हुआ था, आपने बहुत कम खाना दिया था उसको जो है, तो अब कमजोर हो गया और हल्के से पिटाई में ही वो मर सकता था, तो वो जो है आपका मर्डर में ही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं 37 की, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं इसमें, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperate
in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person commits that offense. इसके जो इंग्रेडिएंट है एक बार हम देख लेते हैं. कहा गया कि an offense is the consequences of more than one act committed by two or more person. तो एक ऐसा ऑफेंस है जो केवल सिंगल एक्ट के थ्रू कभी भी वो ऑफेंस नहीं हो सकता. जब तक कि उसमें 2 या 3 एक्ट नहीं किए जाते हैं और वो उस एक्ट को हम ज्वाइंट नहीं करते हैं, तब तक वो ऑफेंस नहीं होगा. और वहां से उसमें से कोई एक एक्ट किसी अन्य पर्सन के द्वारा या तो अकेले या तो किसी और व्यक्ति के साथ में वो एक्ट किया गया है. तो वन ऑफ देम पर्सन कमिट्स एनी ऑफ सच एक्ट एंड थ्रू द कमीशन ऑफ सच एक्ट ही कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, देन ही डीम्ड टू बी कमिटेड ऑफ सच ऑफेंस. तो ये एक ऐसा ये प्रोविजन है जहां पर कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी कोऑपरेट करता है कोई एक्ट करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, तब वहां पर वो दोषी होगा. लेकिन चीजें थोड़ी सी अलग हैं, आप इसको हर प्रोविजन के साथ नहीं ऐड कर सकते. यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देना होगा कि सिंगल एक्ट जो है कभी आपका ऑफेंस नहीं है जब तक कि हम 2 या 2 से अधिक एक्ट को शामिल नहीं करें. तो एक एक्ट किसी और ने किया है, दूसरा एक्ट किसी और ने किया है, जब दोनों को हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे तब वो एक ऑफेंस होगा, तब यहाँ पर जो है वो व्यक्ति दोषी होगा. लेकिन यदि केवल हम उन एक्ट को अलग अलग करें तब उसमें कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होगा, या केवल जो फाइनल वाला व्यक्ति है वही दोषी होगा, पहले वाला व्यक्ति दोषी नहीं होगा. तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोविजन लागू नहीं होगी. तो 2 या 2 से अधिक एक्ट मिला करके हम कोई एक ऑफेंस करते हैं और उसमें से कोई एक एक्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, इंडिविजुअली वो एक्ट कभी ऑफेंस नहीं होगा. जब उसके साथ जोड़ देंगे तभी वो ऑफेंस होगा, तब यहाँ पे 37 लागू होगा. ये क्लियर होगा. इंग्रेडिएंट से देखते हैं हम. कहा गया कि ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाई सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन. तो ए और बी दोनों एग्री होते हैं कि हम जेड का मर्डर करेंगे और इसी जो है कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो छोटी छोटी पॉइजन की डोज जेड को देना शुरू करते हैं. तो ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंगली टू द एग्रीमेंट विद द इंटेंट टू जेड मर्डर. जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन एज एडमिनिस्टर्ड टू हिम. Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does not act by which the death is caused, and thus an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense through their acts are separate. तो यहाँ पर चीजें वही है कि बहुत स्मॉल डोज दिया है ए के द्वारा, फिर बी आता है, बी भी स्मॉल डोज देता है. यदि वो स्मॉल डोज केवल ए के द्वारा ही दिया जाता तो जेड कभी नहीं मरता, या केवल बी देता तो भी जेड कभी नहीं मरता. लेकिन दोनों ने बारी बारी से स्मॉल डोज दी है और उस कॉन्सिक्वेंसेस को मिलने के कारण जो है अब उसकी डेथ हो गई है, तब ए और बी मर्डर के लिए दोषी होंगे. लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है. दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है ए और बी के बीच में, तब जो है ये अप्लाई नहीं होगा. सपोज दैट ए ने इंटेंशनली जो है स्मॉल डोज दिया पॉइजन का, उसके बाद जो है वो चला गया. बी का भी दुश्मनी जेड से थी और बी आता है वो भी स्मॉल डोज देता है जेड को, और उसके बाद अब जेड की मृत्यु होती है. वो स्मॉल डोज जो है सफिशिएंट नहीं है मर्डर कॉज करने के लिए, तो यहाँ एग्रीमेंट नहीं था, तो मर्डर के लिए ए और बी कभी भी लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऐसा जो है कभी भी ये चीजें नहीं थी कि स्मॉल डोज से जो है ये मर जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर जब तक कि एग्रीमेंट नहीं होगा और इस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में दोनों ने अपने अपने पार्ट परफॉर्म किए हैं और उस पार्ट को जब हम कंबाइंड करेंगे तब उसके परिणाम कोई ऑफेंस होता है, क्राइम होती है, तब उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, भले ही उनके इंडिविजुअल एक्ट उस ऑफेंस को करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे. आगे बढ़ते हैं. एक और हमारा है, 2 जेलर हैं यहाँ पर, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड. जेड वहां पे प्रिजनर है. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 6 मंथ के लिए जो है अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट द टाइम, 6 आवर्स के लिए ड्यूटी लगती है ए की, 6 आवर्स के लिए ड्यूटी लगती है बी की. वहां पे जेड जो है कैदी के रूप में है. तो ए एंड बी इंटेंडिंग
to cause Jed's death, knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them. For that purpose, Jed dies of hunger. तो इन दो जेलर थे एक जेल में, उसमें जेड कैदी था। इन दोनों की ड्यूटी बारी बारी लगती थी, 6 घंटे वो आता था, 6 घंटे वो आता था, और दोनों ने प्लान किया कि जेड को मारना है, और वो अपने अपने ड्यूटी टाइम में भोजन नहीं देते थे जेड को जो है, और धीरे 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 जेड जो है मर गया। तो बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड। तो यहाँ पर अब जेड दोषी, ए एंड बी दोषी होगा क्योंकि जेड का मर्डर हो गया है, जेड की डेथ हो गई है। लेकिन यदि केवल ए अपने ड्यूटी पर ओमिट करता और बी उसको भोजन देता, तब यहाँ पर जो है हम कह सकते थे कि ए के द्वारा एक ऐसा ऑफेंस है जो कि मर्डर के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि केवल 6 घंटे व्यक्ति नहीं खाएगा तो वहां पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी की डेथ नहीं होगी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो धारा है, जो प्रोविजन है, ये एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं आप जो उस बड़े ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहे हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट उस मर्डर के लिए जो है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपका केवल भोजन न देना मर्डर के अमाउंट में कभी नहीं आएगा। लेकिन जहां पर दो एक्ट एक साथ मिल गए हैं, ए भी नहीं दे रहा है भोजन, बी भी भोजन नहीं दे रहा है, दोनों का इंटेंशन है, दोनों ने उसके एग्रीमेंट के फर्दरेंस में जो है काम किया है, तो अब मिलाने पर मर्डर हो गया है उसका, क्योंकि अब उसको खाना नहीं मिल पा रहा है तो उसकी मृत्यु हो गई, तो अब यहाँ पर वो दोषी हो जाएंगे। सी की बात है, यहाँ पर कहा गया कि ए अ जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। जेड प्रिजनर है और ए जेलर है, और वो इंचार्ज है उस जेल का जिसमें कि जेड प्रिजनर है। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड। तो ए का इंटेंशन था कि जेड की मृत्यु करनी है, और उसी इंटेंशन में जो है इलीगल ओमिशन करता है और जेड को वो फूड सप्लाई नहीं करता है। तो इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विद इन जेड इज मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। जेड काफी दुबला पतला हो गया था, काफी दिन से उसे खाना नहीं मिल पा रहा था, बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ। लेकिन इतना दुबला पतला होने के बावजूद भी जो है वो अभी मृत्यु की कगार पे नहीं आया था, और उसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जो है गवर्नमेंट को पता लग गया और उन्होंने ए को डिसमिस कर दिया, जो जेलर था, और उसके बाद जो है बी उसका उत्तराधिकारी जो है, बी सक्सीड्स हिम, नया जेलर आ जाता है। अब ए और बी के बीच में कोई भी कोल्यूजन नहीं था। बी विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन विथ ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विथ फूड नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज डेथ जेड्स डेथ। तो बिना ए के साठगांठ के बी अपने आप ही जो है जेड को भोजन कम देने लगा ताकि उसकी डेथ हो जाए। अब जो है जेड की मृत्यु हो गई है। तब वहां पर जो है बी इज गिल्टी फॉर मर्डर, बट ए as A did not cooperate with B, so A is guilty only of an attempt to commit murder। क्योंकि दोनों में चूंकि मेंस रिया नहीं था, कॉमन इंटेंशन नहीं था, दोनों का एक समान जो है, तो मेंस रिया तो था ही बट कॉमन इंटेंशन नहीं था, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक केवल जो है अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए दोषी होगा, क्योंकि उसके समय तक जो है वो भले ही बहुत वीक हो गया था लेकिन वो डेथ के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो केवल अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। हमने अटेम्प्ट को डिफाइन किया था कि जहां आपने आपका इंटेंशन बन गया है, इंटेंशन बनने के बाद आपने जैसे ही उसको इफेक्ट देना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि अब आपका जो है मेंस रिया आपके कार्यों से क्लियर हो सकता है, वहीं से आपका अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेरे लेक्चर अटेम्प्ट के हैं वहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में जो है अंतर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि भी मरने के लिए वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस दिशा में कार्य कर दिया था, उसके कार्य से जो है उसके आशय का पता लग सकता है, तो इसलिए वो मर्डर के लिए अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा। लेकिन उसका जो है ए के साथ कोई कोल्यूजन नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, ए के एक्ट से अब वो मरा है, तो ए ही जो है दोषी होगा। 38 है, 38 में कॉमन इंटेंशन को इग्नोर किया गया है यहाँ पर, और कहा गया कि पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। तो where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act।
तो जहां पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, वो किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके पास कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो जिसने जितना कार्य किया है वो उसके लिए दोषी होगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, बी को ए पीट रहा था, तब तक उधर से जेड आया, उसने पीटते हुए बी को देखा कि बी तो जो है पिटाई हो रही है बी की, तो उसको अपना पिछला पिछला दिन याद आ गया कि यार बी की दुश्मनी मेरे साथ भी थी, चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। वो भी पहुंच करके बी को पीट दिया उसने जो है। तो जिसने जितनी पिटाई की है, जिसने जिस विपन का यूज किया है, वो उसके अकॉर्डिंगली दोषी होगा, क्योंकि उनके उनमें जो है कॉमन इंटेंशन नहीं था। तो इसमें एग्जांपल है यहाँ पर, ए अटैक्स जेड मर्डर सॉरी ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट ही his killing of Jed would be only culpable homicide not amounting to murder। तो यहाँ पर जहाँ पर ए है, जेड के ऊपर अटैक करता है, और वो अटैक ऐसे सर्कमस्टांसेस में था जो कि ग्रेव प्रोवोकेशन का परिणाम था, और उसमें जो है वो जेड को मार देता है। तो वो मर्डर नहीं है, वो ओनली कल्पेबल होमिसाइड है उसका एक्ट। लेकिन बगल में बी था, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, उसके पास जो है बैड इंटेंशन था, मेंस दिया था, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और वो जेड की हत्या करने के आशय से, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन का बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उसने ए की सहायता की। तो यहाँ पर जो है, चूंकि ए और बी दोनों इंगेज थे जेड को मारने में, जेड के मृत्यु में, लेकिन चूंकि बी का इंटेंशन नहीं था, अब सॉरी बी का इंटेंशन था, और जो ए का कार्य था वो ग्रेव प्रोवोकेशन में था, तो दोनों के अलग अलग इंटेंशन थे, और दोनों में कॉमन इंटेंशन नहीं था, इसलिए बी मर्डर के लिए दोषी होगा, और ए केवल कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। अब हम एक एग्जांपल बहुत सिंपल लेते हैं, थोड़ा इसमें टेक्निकल है। सपोज दैट जेड ने जो है ए पर अटैक कर दिया, तो ए अपने प्राइवेट डिफेंस में बी को मारने के लिए दौड़ा, और उसी समय तो जेड ने ए पर अटैक कर दिया, और ए प्राइवेट डिफेंस में जेड को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय बी की दुश्मनी जेड से थी, उसने ए के हाथ में चाकू पकड़ा दिया, क्योंकि उसमें दुश्मनी थी, और वो चाकू लेकर के जो है उसने जेड को मार दिया। तो चूंकि ए ने मारा है जेड को, तो जेड का जो है चूंकि वो प्राइवेट डिफेंस में था, हालांकि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स कर दिया उसने, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गई। लेकिन बी ने ऐसा जो है असिस्ट किया है, तो उसका इंटेंशन भी था मर्डर का, तो बी जो है मर्डर के लिए दोषी होगा।